गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजराइल सर जीएस में। और जैसा कि हम आप लोगों से सबसे मिलकर बातें कर रहे हैं कि उन तथ्यों पर बातें कर रहे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आने वाले और वर्तमान समय में जो भी एग्जाम चल रहे हैं उनकी दृष्टि से भी बेहद बेहद महत्वपूर्ण तथ्य, उन्हीं तथ्यों पर हम सब लोग मिलकर बातें और डिस्कशन कर रहे हैं। तो कृपया करके उन सब तथ्यों, उन सब बातों को आप बड़ी सीरियसली लें, उन्हें आप देखें, नोट्स बनाएं और फ्यूचर एग्जामों के लिए आप उन्हें सिक्योर करके मेमोराइज करें चीजों को। जैसा कल के टॉपिक में हम सब लोगों ने मिलकर बड़ी अच्छे टॉपिक पर बात करी थी जिसको हमने नाम दिया था आर्थिक सर्वेक्षण। सबको पता है आर्थिक सर्वेक्षण में फर्क क्या होता है, क्या मतलब होता है, कल मैं सब लोगों को आपकी हमारी इस क्लास में आपकी बता चुका हूँ। तो कृपया करके उस टॉपिक को बेहद महत्वपूर्ण आप समझें और उसे आप पेन डाउन कर लें। जिन लोगों ने नहीं अभी तक देखा है वो लोग उस क्लासेस को जाकर आपकी देख लें और उस क्लासेस के बारे में अपने नोट्स बनाएं। आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपकी हमारी, और जिसका नाम है बजट। बजट पर हम सब लोग आपकी हमारी बात करने वाले और बजट पर हम बात करेंगे 2023-2024 इस बजट पर आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा आपकी संसद में प्रस्तुत कर दिया गया है। कल यानी कि हम लोग बात कर रहे थे आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है बजट से एक दिन पहले और उसके अगले दिन आपकी हमारी बजट प्रस्तुत कर दिया जाता है संसद में, भारतीय जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वित्त मंत्री होता है, उसके द्वारा। उससे पहले आके मैं सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी लोगों से, जितने भी ग्रुप्स से आप जुड़े हुए हैं, सभी ग्रुप्स में सभी लोगों तक हमारी क्लास को शेयर करें, पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा जानकारी के बारे में लोगों को बताएं ताकि उनको भी इतनी डिटेल में पढ़ने को मिल जाए और आसान भाषा में उन्हें चीजें आपकी समझ में आ जाए। और क्लासेस को देखने के बाद कृपया आप सब लोग लाइक जरूर किया करें, पूरी क्लास देखें, आप नोट्स बनाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी क्लास को पहुंचाएं और कोशिश करें कि सभी लोग इसका फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। तो आइए हम सब लोग आपके हमारी शुरू करते हैं बजट के बारे में। पहले मैं आपको धीरे धीरे कुछ बातें आपको समझाऊंगा, कुछ समय ज्यादा भी हो जाए तो कृपया करके आप उनके नोट्स जरूर बनाएं, ये ना पहले इन चीजों को समझेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। देखो, एक शब्द पहली वाली आपकी हमारी जो शब्द दिया गया है उस शब्द को हमने नाम दिया है आपकी बजट। पहली बात तो ये समझो कि देखो मैं धीरे धीरे आपको सब बातें समझाऊंगा और उसके बाद आंकड़े बताएंगे आप लोगों को 2023-24 के। बजट जो शब्द है आप लिखना स्टार्ट करें। आपकी बजट जो शब्द है इसका प्रयोग पूरी दुनिया में सबसे पहले 1802 ईस्वी में किया गया और 1802 ईस्वी में इसका प्रयोग सबसे पहले फ्रांस में हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि बजट जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रांस में अगर प्रयोग हुआ है। फ्रांस की राजधानी आपको पता होगी आपकी पेरिस है जो सीन नदी के तट पर बसी हुई है। जो बातें मैं बीच बीच में आप लोगों को बता के जाता हूँ उन बातों को आप बड़ी सीरियसली लिया करें और लिख लिया करें, ऐसा है ना। पेरिस इसकी कैपिटल है, सीन नदी के तट पर है, फ्रेंच भाषा का शब्द है बजट और इसका शाब्दिक अर्थ होता है अगर इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ जो बजट का आपकी हमारी बताया गया है वो होता है चमड़े का थैला। चमड़े का थैला इसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ आपकी है ना, इंग्लिश में कह सकते हैं आपकी हमारी द बैग ऑफ लेदर। द बैग ऑफ लेदर ये हिंदी में शाब्दिक अर्थ आपकी हमारी किस शब्द का होता है, बजट शब्द का होता है। सबसे पहले 1802 ईस्वी में फ्रेंच में प्रयोग किया गया था आपकी फ्रांस में, फ्रेंच भाषा का शब्द है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि एक परंपरा रही है, एक परंपरा ये रही है कि जब कभी भी भारत में आपकी बजट या किसी भी देश में बजट प्रस्तुत किया जाता है तो वो हमेशा एक लेदर का आपकी हमारी बैग होता है, एक थैला होता है, चमड़े का एक बैग होता है। उसी चमड़े के बैग में इस वाले बजट को आपकी जो भी कागज वगैरह होते हैं, इसके कागजात वगैरह होते हैं, उन सबको आपकी प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन क्या हुआ था, इस परंपरा को हमारे भारत की जो वर्तमान वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण है ना, वर्तमान में जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण है, इन्होंने इस परंपरा को आपकी ब्रेक करा है। निर्मला सीतारमण इन्होंने इस परंपरा को ब्रेक करा और इन्होंने पहली बार बजट जो है, इन्होंने पहली बार बजट वो चमड़े के थैले में या चमड़े के बैग में आपकी हमारी ना प्रस्तुत करके इन्होंने एक लाल रंग के बैग में उस वाले बजट को आपकी प्रस्तुत करा था और ये घटना है आपकी 2019 ईस्वी की। तो इसका मतलब निर्मला सीतारमण ने पहली बार ये परंपरा आपकी हमारी हटा दी
कि चमड़े के बैग में उस प्रस्तुत को आपकी बजट से संबंधित जो भी ब्यौरा होता है उसको हम संसद में प्रस्तुत नहीं करेंगे, बल्कि लाल रंग के बैग में इसे प्रस्तुत करेंगे। और वो आपकी हमारी इन्होंने इस परंपरा को कब स्टार्ट किया था? 2019 2019 ईस्वी में आपकी प्रयोग किया था। ये कुछ बजट के बारे में आम अवधारणाएं हैं जो आप लोगों की एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आप तो इन्हें आप लिख लिया करें, आपकी सारी चीजें, है ना, क्योंकि आप सब लोगों को भी पता है कि बजट आपके जीवन में क्या मायने रखता है और एग्जाम की दृष्टि से कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखो, यदि हम इन बजट के बारे में बात करेंगे तो पहली बार मैं आप लोगों को बता दूं कि बजट का देखो आपकी हमारी इसकी परिभाषा क्या है ना, इसकी परिभाषा क्या है। पहली बात तो आप इसे समझ लें, डेफिनेशन आपकी, कि इसका मतलब क्या होता है। देखो ऐसा होता है, जैसे बजट प्रस्तुत करा गया है आपकी हमारी 2023-2024 के वित्तीय वर्ष के लिए, पहले इस चीज को समझ लेंगे, वित्तीय वर्ष के लिए, है ना, ये बजट प्रस्तुत किया गया है। अब देखो, मैं पहले आप लोगों को आंकड़े ही बता दूं, चलो खैर आप लोगों की समझ में भी आ जाएगा। तो अब देखो, वित्तीय वर्ष का मतलब आप सब लोगों को पता होगा कि जो भारतीय सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसका जो वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष, है ना, इंग्लिश में इसको बोल दिया जाता है आपकी फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, इसको इंग्लिश में फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और वो अगले वर्ष 31 मार्च तक चलता है। यानी कि वर्तमान में जैसे वित्तीय वर्ष 2022-2023 वर्तमान में चल रहा है, अगर वर्तमान में अगर हम देखें तो भारत का वित्तीय वर्ष 2022-2023 चल रहा है, ऐसे लिखा हुआ आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 अप्रैल 2022 से ये शुरू हुआ और 31 मार्च 2023 तक ये चलेगा, ये वित्तीय वर्ष होता है। और याद रखना, हमारी केंद्रीय बैंक का भी वित्तीय वर्ष आपकी अब 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक ही चलेगा। जो पहले आपकी 1 जुलाई से 30 जून तक चलता था, उसको चेंज कर दिया गया 2020 ईस्वी में। जो मैंने बोला वो लिख लें, वीडियो को दोबारा आपकी हमारी इसको देख लें और वहां लिख लें कि केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई का भी फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दिया गया है, ठीक है ना। तो अब जैसे ये वित्तीय वर्ष है आपकी, ये वर्तमान में चल रहा है। अब आने वाला जो वित्तीय वर्ष होगा, देखो ये वाला, अब जो आने वाला वित्तीय वर्ष होगा, आने जो वित्तीय वर्ष होगा, अगर इसके बारे में बात करेंगे हम, तो आने वाला जो वित्तीय वर्ष होगा वो होगा 2023-2024। तो इसका मतलब ये है कि ये जो शुरू होगा, स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा आपकी 1 अप्रैल 2023 और ये आपकी हमारी कब तक चलेगा? 31 मार्च 2024, यानी 31 मार्च 2024 तक चलेगा आपकी, ये है। अब देखो, बजट का मतलब मैं आप लोगों को बता रहा था, पहले वित्तीय वर्ष हम लोगों ने समझ लिया है। अब देखो, इसका मतलब ये होगा, आप पहले ये समझ लें कि 2023-24 में सरकार कितना खर्च करेगी, सरकार कितना खर्च करेगी। खर्च करने का मतलब है सरकार कितना व्यय करेगी, व्यय करेगी। इस खर्च या व्यय का जो अनुमान होता है ना, अनुमान, इस वाले अनुमान को ही वास्तविकता में आपकी क्या कह दिया जाता है? इस वाले अनुमान को ही वास्तविकता में बजट के नाम से जाना जाता है। फ्रेंच भाषा का शब्द है वो, अभी मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे वर्तमान में वित्तीय वर्ष हमारा चल रहा है, ये 2022-23 है, तो इसमें हमारा टोटल आपके कितना कमाया सरकार ने, कितना खर्च करा, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो वित्तीय वर्ष होगा आने वाला 2023-24 जो वित्तीय वर्ष होगा, इस वित्तीय वर्ष में सरकार कितना खर्च करेगी। कितना खर्च करने का मतलब है कि जैसे रेलवे में कितना खर्च करेगी, रक्षा क्षेत्र में सरकार कितना खर्च करेगी, कृषि क्षेत्र में सरकार कितना खर्च करेगी, चिकित्सा क्षेत्र में सरकार कितना खर्च करेगी, शिक्षा क्षेत्र में सरकार कितना खर्च करेगी, या आपकी खेल क्षेत्र में सरकार कितना खर्च करेगी, या फिर मेडिकल लाइन में सरकार कितना खर्च करेगी, जैसे किसानों के लिए सरकार आपकी कितना खर्च करेगी, महिलाओं के लिए सरकार कितना खर्च करेगी। ये वाली जो सॉरी बातें मैंने आपकी लिखी कि रेलवे को कितना देगी, गृह मंत्रालय को कितना देगी, रक्षा क्षेत्र को कितना देगी, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, खेल, किसान, मेडिकल, महिलाएं, योजनाओं के लिए सरकार आपकी कितना पैसा रखेगी, ये जो सब कुछ होता है ना, आने वाले वर्ष का, वर्तमान का नहीं, आने वाले वर्ष में सरकार कितना पैसा टोटल व्यय करेगी, खर्च करेगी, और किस क्षेत्र में कितना पैसा वो इन्वेस्टमेंट करेगी, इस चीज के अनुमान को गैस किया जाता है। कंफर्म नहीं होती है चीजें, उसी चीज के अनुमान को आपकी क्या कह दिया जाता है? आपकी बजट कहा जाता है। तो बजट वर्तमान का नहीं होता, आने वाले समय का। जैसे हमारे घर में कोई भी शादी है,
और हम मान लेते हैं इसका बजट हम रख लेते हैं कि 15 लाख रुपए है, तो अनुमान ही तो है कि 15 लाख रुपए हम खर्च करेंगे। अब उसमें ये कहा कि हम लोगों ने आपकी हमारी अगर गाड़ी देनी है तो मान लेते हैं 5 लाख रुपए की गाड़ी हो गई है, उसके बाद 2 लाख रुपए का खाना हो जाता है, 2 लाख रुपए का फर्नीचर हो जाता है, 2 लाख रुपए के आपके बर्तन वगैरह हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो टोटल आपके अनुमान होता है ना आने वाले समय के लिए, उसी चीज को जैसे शादी में आपके टोटल खर्चा बोल दिया गया, उसी चीज को खर्चे को ही वास्तविकता में बजट कहते हैं। कमाई को बजट नहीं बोला जाता, खर्चे को कहते हैं। सरकार इतना आने वाले समय में खर्चा करेगी, वो अनुमान होगा, कहां से वो लाएगी, कितना कमाएगी, कितना खर्च करेगी, उस चीज को क्या कह दिया जाता है, बजट कह दिया जाता है। ठीक है भैया ना। अब देखो अगर हम बात करेंगे तो बजट जो है वो वर्तमान वित्तीय वर्ष का नहीं है, बल्कि बजट जो है आने वाले वित्तीय वर्ष का है। ये अब देखो, अब आप इनके बारे में लिखना स्टार्ट करो जो मैं आपको समझाने वाला हूं यहाँ। अब देखो आपकी बजट 2023-24 का जो कुल अनुमानित व्यय है, अब आंकड़े स्टार्ट हो गए हैं भाई। जो कुल अनुमानित व्यय है इसे तो आप इतना ज्यादा महत्वपूर्ण कर ले कि जिंदगी का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण आपकी हमारी तथ्य जो है वो हम यहाँ लिखने वाले हैं कि बजट का टोटल अनुमान आपकी हमारी कितना रखा गया है। अगर इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो यह है आपकी हमारी 4503097 करोड़ लाख करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए। अब देखो इसे आपको इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसका मतलब लगभग 45,45.03 लाख करोड़ रुपए, ये लगभग इतने का अनुमानित बजट है। ये अनुमानित बजट, कुल बजट कह सकते हैं इसे, यानी सरकार का जो कुल बजट होगा, कुल खर्चा होगा, मैंने वहां लिखा है कुल जो अनुमानित व्यय है, या तो इस चीज को या कह लो या फिर अनुमानित कुल बजट कह लो, तो ये टोटल इतना आएगा। वैसे ज्यादातर कुल होगा आपके भाई 45,03,97 लाख करोड़ रुपए का बजट है। अगर हम ये कुल बजट है हमारा आपकी इस साल का। अगर हम पिछले आपके हमारी बजट की बात करेंगे तो पिछला बजट जो था हमारा वो 39.45 लाख करोड़ रुपए का था, इतना था, इतने लाख करोड़ रुपए का था पिछला। तो पिछले की अपेक्षा लगभग 6 लाख करोड़ रुपए आपकी अधिक का बजट किस देश का रहा है, वो भारत का बजट रहा है। अब अगर भारत के इस वाले बजट के बारे में बात करेंगे तो ये इतना था, लेकिन वर्तमान में आपकी ये इतना है। अब इस वाले बजट में से आपकी हमारी सरकार ने आपकी क्या क्या कहा है वो मैं आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट आपकी हमारी बातें बताता रहूंगा, आप लोग उन बातों को आप लिखते रहिए। ठीक है भैया, है ना। अब देखो पहली बात तो ये है कि अगर हम आपकी इसके बारे में बात करेंगे तो आप ये वाली चीज लिख लें। पहली बात तो कि कुल बजट सरकार का कितना है, खर्चे का मतलब क्या होता है, बजट ही होता है। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो देखो सरकार ने जो आपकी हमारी, अगर इस वाले बजट की अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी टोटल मिलाकर, तो पहली बात तो यह है कि सरकार ने जो बजट प्रस्तुत करा है, देखो जल्दी सुन ले, सरकार ने जो बजट प्रस्तुत करा है इस वाले बजट को उन्होंने सप्तऋषि का नाम दिया है। ये आपके एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य है, वरना आप आंकड़ों में हिलक जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। सप्तऋषि का नाम दिया है, इसका मतलब 7 ऐसी बातें हैं, 7 ऐसी बातें हैं जिन पर प्राथमिकता आपकी हमारी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। तो उन 7 आपकी तथ्यों को प्राथमिकता देने के कारण इस वाले बजट को आपकी क्या कहा गया है, इसको सप्तऋषि कहा गया। अब उन वाली 7 बातों को आप लिखें। नंबर 1 होगा आपकी हरित विकास, एक ये होगा, ठीक है। नंबर 2 होगा एक समावेशी विकास, समावेशी विकास। नंबर 3 होगा आपकी युवा शक्ति, युवा शक्ति। नंबर 4 होगा आपकी इसमें वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र। नंबर 5 होगा आपकी इसमें अंतिम छोर और अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अंतिम छोर एवं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच आपकी हमारी ये नंबर। उसके बाद होगा आपकी बुनियादी ढांचा और निवेश, ये वाला बुनियादी ढांचा एवं निवेश, ये वाला है ना। और एक आपकी हमारी नंबर 7 जो इसमें रखा गया है निहित क्षमताओं का विस्तार, निहित क्षमताओं का विस्तार, ये आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। ये चीजें हैं।
या समझ में आ गई ना। यानी कि सरकार जो है 7 क्षेत्रों पर आपकी हमारी ज्यादा प्राथमिकता देगी, जो 7 आपके सेक्टर होंगे, 7 जो सेक्टर होंगे उन पर ज्यादा प्राथमिकता देगी वर्ष 2023-24 के आपके बजट में। एक तो हरित विकास पर, समावेशी विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्रों का अंतरिम यानी लास्ट व्यक्ति तक पहुंच बनाएगी सरकार। बुनियादी ढांचे का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे बुनियादी ढांचा सड़क होता है, रेलवे होता है, पुल होता है, इन पर ज्यादा जोर देगी। निहित क्षमताओं का विस्तार, यानी कि जो हमारे अंदर निहित है उनको कैसे विकसित किया जा सकता है, इन 7 बातों पर प्राथमिकता देने के कारण अंतिम छोर, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। बुनियादी ढांचा एवं निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, युवा शक्ति, वित्त क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र है, वित्तीय क्षेत्र, समावेशी विकास और हरित विकास, और इन 7 बातों पर जोर देने के कारण इस वाले बजट को क्या कहा गया, सप्त ऋषि बजट इसको कहा गया है ना। अब इस बजट में आपकी हमारी क्या क्या बातें कही गई हैं वो मैं आप लोगों के लिए आपकी हमारी बता रहा हूँ। इसमें कुल अनुमानित बजट मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि कुल आपकी अनुमानित जो आपकी बजट होगा वो कितना आपकी हमारी सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। अब देखो अगर इसमें बात करेंगे ना तो इस वाले बजट में रेलवे के लिए जो रखा गया, यानी रेलवे मंत्रालय को जो दिया जाएगा वो होगा आपके 2.40 लाख करोड़ रुपए। ये कुछ आंकड़े हैं आपको याद रखने पड़ेंगे। ये इतने लाख करोड़ रुपए रेलवे को आपके आवंटित किए जाएंगे, रेलवे को दिए जाएंगे, है ना। रक्षा जो आपकी क्षेत्र होगा या रक्षा जो मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री होगा, उसके लिए 5.94 लाख करोड़ रुपए आपके आवंटित किए गए हैं। पिछली बार आपकी 5.25 लाख करोड़ रुपए थे पिछले, यानी लास्ट में अगर हम इसको देखें तो लास्ट ईयर जो थे आपकी, तो इस साल आपकी हमारी भारत का जो रक्षा बजट है उसको वृद्धि की गई है, उसको बढ़ाया गया है, इतने लाख करोड़ रुपए आपकी उसको कर दिया गया है। अगर हम इसी में अगर हम देखते हैं आपकी, तो इसमें एक बात ध्यान रखना आपकी 75,000 करोड़ रुपए, मैं केवल वो आंकड़े आपको बताऊंगा जो केवल आएंगे, बाकी इलहज जाएंगे। अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो 4-4, 5-5 पेपर बजट से आपकी उन्होंने भर रखे हैं, आपकी समझ में भी नहीं आएगा। जो आंकड़े हमारे काम के केवल वो आंकड़े हम लोग पढ़ लेते हैं। 75,000 करोड़ रुपए जो होंगे ना इसमें, 75,000 करोड़ रुपए, इसमें आपकी सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आपकी कि 75,000 करोड़ रुपए जो हमारे भारत में रखे गए हैं वो कोयला है, उर्वरक यानी कि खाद वगैरह आपकी, कोयला, उर्वरक और अनाज, इसके परिवहन पर खर्च किए जाएंगे, परिवहन पर, ताकि इनका आपकी हमारी विकास किया जा सके और इस उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके आपकी, है ना, इस उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। इस पर टोटल मिलाकर आपके कितने रुपए खर्च किए जाएंगे, आपके 75,000 करोड़ रुपए आपके टोटल अनुमानित बजट। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए है, रक्षा मंत्रालय के लिए 5.94 लाख रुपए है, टोटल अनुमानित बजट है 45.03 लाख करोड़ रुपए का। पिछले साल 39.45 लाख करोड़ रुपए का आपकी टोटल अनुमानित बजट रखा गया था। अब इसी में अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी, तो बस आप एक ही योजना पे बात करेंगे और केवल आपकी हमारी वो योजना होगी, ये होगी आपकी हमारी श्री अन्न योजना। एक नई योजना आपकी हमारी शुरू करने की घोषणा की गई है, श्री अन्न योजना। ये नई योजना आपकी शुरू करने का अनाउंसमेंट किया गया है और श्री अन्न योजना में मतलब ये होगा कि जो हमारे भारत में आपकी मोटे अनाज है, अब मोटा अनाज में जैसे आपकी बाजरा होता है, जैसे रागी होती है, जैसे आपकी ज्वार होता है, ये मोटे अनाज होते हैं। मोटे अनाजों का वर्ष याद भी रखना, संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा वर्ष 2023 को मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स। वीडियो को द्वारा देख लें, आपकी समझ में आ जाएगा और इसको लिख लें आप सब लोग, है ना। तो मोटे अनाजों के उत्पादन है ना, इनके रख रखाव और इनके विकास को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की गई है और उस योजना का नाम है श्री अन्न योजना। ये बजट में है, इस वाले बजट की योजना है। हर साल बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन इस साल ये महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत एक और काम कहा गया है कि जो भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, ये लिख लें आप, ये हैदराबाद में है, इसका भी विकास किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा
आपकी, इसका विकास किया जाएगा कि भारत में भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है। ऐसे तो आते हैं ना आपको क्वेश्चन, और अब तो इसकी चर्चा अब तो और भी ज्यादा आएगा। तो वो किस स्थान पर है इस समय? भारत में हैदराबाद में है, और हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। इस समय तेलंगाना की राजधानी है ना, यहाँ पर है। इसको विकसित किया जाएगा ताकि इस क्षेत्र को विकास मिले। और कौन सी नई योजना आपकी शुरू की गई है? आपकी प्रधानमंत्री श्री अन्न योजना की आपकी शुरू करने की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में आपकी की गई है आपकी, ठीक है भैया, है ना। अब इसी अगर हम बजट में बात करेंगे आपकी, तो देखो ध्यान से सुनेंगे थोड़ा सा मुझे आपकी। अगर बजट में बात करेंगे तो इसमें कुछ आयकर में आपकी छूट दी गई है। आयकर, इसमें आयकर में कुछ छूट दी गई है, और छूट ये दी गई है कि अब 7 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स नहीं देना होगा, है ना, टैक्स नहीं देना होगा। पहले ये वाली आपकी छूट जो थी वो 5 लाख रुपए थी, 5 लाख रुपए थी पहले वाली छूट होती है ना, वो 5 लाख रुपए थी। अब इसकी छूट को आपकी कितना कर दिया गया? 7 लाख रुपए बढ़ाया गया है। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति आपकी 7 लाख रुपए आपकी पर ईयर में होते हैं भाई, एक साल में 7 लाख रुपए कमाता है, तो उसे इनकम टैक्स नहीं देना, इनकम टैक्स नहीं देना हुआ, आयकर नहीं देना हुआ। पहले 5 लाख रुपए तक की थी। तो जो नौकरी पेशा लोग होंगे उनके लिए थोड़ी सी राहत बढ़ेगा, ये है ना। अब इसके बारे में बात करें तो अगर इसमें आप एक आंकड़ा जरूर लिखें, अगर मान लेते हैं अगर किसी व्यक्ति की आय, ये कुछ आंकड़े हैं भाई, अगर किसी व्यक्ति की आय 7 लाख रुपए से अधिक है, तब ये जो आपकी छूट की सीमा होगी ना, इसे आपकी 3 लाख रुपए कर दिया गया है। 3 लाख रुपए होगी, समझ रहे हो ना इस वाली बात को। यानी कि अगर 7 ही लाख कमाते एग्जैक्ट आप से तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 8 लाख कमाने लगे साल में, तो फिर आपको छूट जो दी जाएगी 3 लाख तक मिलेगी। यानी 3 लाख तक आपका टैक्स जो होगा वो 0% होगा, और 3 लाख के ऊपर फिर आपके टैक्स की स्लैब निर्धारित कर दिया जाएगा। समझ गए इस वाली बात को। 7 लाख अगर एग्जैक्ट फिक्स है एक वर्ष में आए तो कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन 7 लाख से ऊपर अगर आप चले गए, 8 लाख कमाने लगे, तो फिर 7 लाख की जो छूट सीमा है उसको घटाकर 3 लाख कर दिया जाएगा। यानी अब टैक्स की छूट की सीमा 3 लाख रह जाएगी। 3 लाख से ऊपर की जो आपकी इनकम होगी इस पर टैक्स आपकी हमारी प्रोवाइड करना होगा। अब आप ये वाली आपकी हमारी जो टैक्स की सीमा है ना, जो टैक्स की स्लेब है, अब जो नई आपके टैक्स की स्लेब है ना, वो आप लिख लें। आपकी जो नई टैक्स स्लेब है, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये चीज, इसको आप लिख लें। नई टैक्स स्लेब ये है कि 0 से 3 लाख तक जो आपका टैक्स होगा वो 0% होगा, सही है। 3 लाख से 6 लाख तक जो आपका टैक्स होगा वो 5% होगा। ये तब है जब 7 लाख से ऊपर की इनकम है आपकी, है ना। 6 लाख से 9 लाख तक की कमाई पर आपका टैक्स होगा 10% होगा। 9 लाख से 12 लाख की कमाई पर आपका टैक्स आपकी 15% होगा। और 12 से और 15 लाख तक की कमाई पर आपका टैक्स जो होगा वो 20% होगा, ठीक है। और 15 लाख से ऊपर की कमाई पर आपका टैक्स जो होगा वो 30%। ये नई टैक्स स्लेब है, आपको याद होनी चाहिए कि 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं होगा, उसके बाद 5% होगा, उसके बाद 9 लाख तक आपकी 10% होगा, 12 लाख तक 15% होगा, 15 लाख तक 20% होगा, और 15 लाख से ऊपर की कमाई पर आपकी 30% होगा। ये नई टैक्स स्लेब जो है वो निर्धारित आपकी कर दी गई है। आपकी 75,000 करोड़ रुपए आपकी क्या होगा आपकी। अब इस वाले टैक्स में अगर हम बात करें ना, तो जो आपके अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अर्बन जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन का मतलब शहरी क्षेत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बुनियादी ढांचा होता है। यानी शहरी बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए हर वर्ष प्रति एक वर्ष जो है वो 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। 10,000 करोड़ रुपए इसमें जो है वो आवंटित किए जाएंगे। ये टैक्स की स्लेब हो गई। ये एक और आंकड़ा हो गया 2.4 लाख रुपए रेलवे को, 5.94 करोड़ रुपए आपकी, लाख करोड़ रुपए रक्षा मंत्रालय को, टोटल आपकी 45 के आसपास है, पिछला 39 के आसपास का वृद्धि हुई है। इस वाले अगर हम बजट में बात करेंगे ना आपकी, हमारी आई बात समझ में, आपकी नई टैक्स स्लेब तो आपको जरूर याद हो, छूट की सीमा आपकी आयकर में जो निर्धारित की गई है। इसमें बजट में ये कहा गया है, इसमें ये कहा गया था कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है, भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है,
अगर आप चाहेंगे ना, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, इसको इंग्लिश में हम लोग पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, पीसीआई। ये बताया गया है 1.97 लाख करोड़ रुपए आपकी हमारी, सॉरी 1.97 लाख रुपए प्रति व्यक्ति है ना, प्रति व्यक्ति। यानी कि भारत के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है एक साल में कमाया गया पैसा, यानी एक व्यक्ति एक साल में अनुमान के तौर पर लगभग 1,97,000 रुपए कमाता है। ये भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय इस आय आपकी बजट में बताई गई है। ठीक है, बाकी का आर्थिक सर्वेक्षण में कल आप सब लोगों को आपकी हमारी बताई चुका था। अब इसमें जो है ना आपकी एक बात और कही गई है इस बजट में कि भारत की जो विकास दर है, विकास दर का जो अनुमान लगाया गया है, डेवलपिंग रेट अनुमान, वो लगाया गया है कि भारत की विकास दर आपकी 7.0% तक आपकी रह सकती है। इसी वाले बजट में कहा गया कि भारत जो है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आपकी हमारी अर्थव्यवस्था आपकी बन गया है। पिछले साल व्यवस्था ये वाली है ना, 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना। भारत की विकास दर रहने का अनुमान है 7.0% रहेगी। डेवलपिंग रेट वो कल मैं आपको बता चुका था जीडीपी के बारे में जब मैं समझा रहा था। जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है वो देख लें। जीडीपी और विकास दर का मतलब ही आपकी समझ में आ जाएगा। इसका अनुमान इतना लगाया गया, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय। ये सारे बजट के आंकड़े ही हैं जो इस साल आपके हमारी भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा आपकी हमारी प्रस्तुत किए गए हैं आपकी हमारी, ठीक है ना। अब देखो अगर इनमें अगर हम बात करेंगे ना, तो ये वाला टोटल आपकी हमारी बजट हो गया। अब आप ऐसा कर लें, कुछ तथ्य हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, आप पहले उन तथ्यों को लिखें। ये तो हुई वर्तमान बजट की ऐसी बातें जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इससे अलग कुछ नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। इन्हें आप जरूर लिखें जो भी मैंने यहाँ बताई है। अब मैं आप लोगों को बजट के बारे में समझा देता हूँ। देखो भारत में अब आप लिख लें बजट को, भारत में बजट को शुरू कराने का श्रेय, शुरू कराने का जो श्रेय है वो दिया जाता है आपके लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। अभी मैंने आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर वायसराय के बारे में पढ़ाया है। भारत का सबसे पहला आपकी वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल जो था आपकी वो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय, इसको देख लें, इसका शासनकाल आपके 1856 से और 1862 तक इसका शासनकाल रहा है। इसे भारत में शुरू कराने का श्रेय है। लेकिन हम भारत में बात कर रहे हैं, भारत में बजट का जनक, बजट का जनक या फाउंडर, वो कहा जाता है आपकी जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन। क्योंकि जेम्स विल्सन ने हमारे भारत का सबसे पहला बजट जो है वो 1860 में प्रस्तुत किया था इन्होंने। तो अब एक बात बताओ, प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति तो जेम्स विल्सन ही था ना, लेकिन किसके शासनकाल में प्रस्तुत किया गया था? लॉर्ड कैनिंग। जैसे प्रस्तुत तो वित्त मंत्री ने करा है ना, लेकिन किसका शासनकाल है? नरेंद्र मोदी जी का। ऐसे करके तो शुरू श्री कराने का उस समय के वायसराय को दिया जाता है, और इसने आपकी हमारी प्रस्तुत करा था, तो इसको जनक माना जाता है, जेम्स विल्सन। भारत का सबसे पहला बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया 1860 में। याद रखना, भारत का बजट जिस अधिनियम के तहत आपके प्रस्तुत किया गया था वो था आपकी चार्टर एक्ट 1833। इस एक्ट के तहत हमारे भारत में बजट आपके प्रस्तुत किया गया। शब्द कहां से लिया गया वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। अब ऐसा करें आपकी हमारी, अब कुछ तथ्य हैं वो मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं। तो कुछ एक दो बार ही बजट आपके प्रस्तुत हुआ, उसके बाद इस बजट की परंपरा को आपके बंद कर दिया गया था। अब आप आंकड़ा लिख लें, तो भारत में अगर हम बात करें तो भारत में जो बजट आपकी हमारी प्रस्तुत करता है ना, प्रस्तुत करता है ये, वो प्रस्तुत करता है भारत का वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये प्रस्तुत करता है हमारे भारत में आपकी संसद। संसद को आप लोग पढ़ लें एक बार जाकर। और संसद में अमूमन अधिकांश वे में ज्यादातर, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कंपलसरी, लेकिन ज्यादातर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। हो सकता है राज्यसभा में भी हो जाए, लेकिन लोकसभा में ज्यादा प्रस्तुत होता है। लेकिन नाम आपकी संसद है ना, संसद। और ये जो वित्त मंत्री होता है ना, जब बजट प्रस्तुत करता है तो बजट जो प्रस्तुत किया जाता है वो राष्ट्रपति के नाम से बजट को प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति के नाम से। इसको वास्तविकता में हमारे संविधान में, संविधान है ना, इसमें बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बल्कि बजट शब्द के स्थान पर, इसके स्थान पर अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण है, वार्षिक वित्तीय विवरण।
इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण एक शब्द दिया गया है और भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख अनुच्छेद नंबर आर्टिकल्स नंबर अनुच्छेद नंबर 112 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद नंबर 112 में इसका उल्लेख किया गया वार्षिक वित्तीय विवरण आपकी, जिसको बजट ही कहते हैं, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है संसद के किसी भी सदन में, लेकिन ज्यादातर लोकसभा में किसके नाम से, राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत करता है। अगर हम भारत में बात करेंगे आपकी, तो अब आप लिखें आपकी, हमारे भारत में सबसे पहले अविभाजित भारत का जो बजट आपकी प्रस्तुत किया गया था वो 1946 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था आर के षणमुखम शेट्टी। इनके द्वारा, आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा भारत का सबसे पहला बजट प्रस्तुत किया गया था 1946 में, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट जो प्रस्तुत किया गया था वो प्रस्तुत किया गया था 26 नवंबर 1947 में, और ये भी प्रस्तुत करा था आर के षणमुखम शेट्टी, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट, देखो यहाँ एक वर्ड आ रहा है पूर्णकालिक बजट, ये वाला पूर्णकालिक बजट ये प्रस्तुत किया गया था आपके 1948-1949 के वित्तीय वर्ष में, और ये भी आर के षणमुखम शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देखो मैं आपको बता दूं, पूर्णकालिक बजट का मतलब होता है पूरे एक वर्ष का, ऐसे समझ लो। कई बार आपके लिखा हुआ आएगा भैया इसमें आपकी अंतरिम बजट, एक ये वर्ड और आता है। देखो अंतरिम बजट का मतलब ये होता है, मान लेते हैं सरकार का गठन आपकी सितंबर 2022 में हुआ होता, देखो समझना, सितंबर 2022 में हुआ होता, लेकिन बजट आपकी प्रस्तुत हमारे भारत में आपकी परंपरा रही है कि बजट आपकी प्रस्तुत जो किया जाएगा वो फरवरी माह में किया जाएगा। फरवरी पहले लास्ट वीक में होता था, अब फर्स्ट वीक में होने लगा, तो अब सितंबर में सरकार बनी। अब सितंबर से लगा के फरवरी तक तो केवल आपकी हमारी मान लेते हैं भाई अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 6 महीने बचे ना, तो अब 6 महीने का जो आपकी हमारी ये बजट होगा ना, इस वाले बजट को क्या कह देंगे आपके अंतिम। और पूरे एक वर्ष का बजट जो होता है उस वाले बजट को क्या कहते हैं आपकी पूर्णकालिक बजट, फुल कंप्लीट बजट को दिया जाता है। ये फर्क होता है अंतरिम बजट में और पूर्णकालिक बजट में। तो पहला पूर्णकालिक बजट भारत का 1948-49 में, वो भी आर के षणमुखम शेट्टी ने, और 2 महीने का 3 महीने का 6 महीने का जो बजट आपकी प्रस्तुत होता है उसे अंतरिम बजट कह देते हैं आपकी, ठीक है। अब भारत का गणतंत्र बजट, गणतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट, पहला जो आपकी पूर्णकालिक बजट था वो प्रस्तुत हुआ 1950-51 में, और ये प्रस्तुत कर रहा था आपकी जॉन मैथ्यू ने। पहला पूर्णकालिक बजट गणतंत्र भारत का मतलब जब भारत गणतंत्र यानी संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के बाद है, तो वो 1950-51 में। यहाँ तक नाम आर के षणमुखम शेट्टी का 3 बार है, और उसके बाद जॉन मैथ्यू आएगा, ठीक है भैया, है ना। बाकी का कल मैं बता चुका था, कल की क्लास आप जरूर देख लें ना। बजट प्रस्तुत कौन करता है, भारत का वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। हमारे भारत में अगर देखें तो सर्वाधिक बार जो बजट आपकी प्रस्तुत किया गया वो 10 बार प्रस्तुत करा है, और वो प्रस्तुत करा था आपके मुरारजी देसाई। सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड इनके नाम है, 10 बार। इन्होंने लिख लिया अगर आपकी याद नहीं है, 8 बार तो करा है पूर्णकालिक बजट, ये वाला है ना, और 2 बार इन्होंने जो करा है आपकी वो करा है अंतरिम प्रस्तुत, और इस प्रकार कुल मिलाकर कितनी बार हो जाता है, 10 बार आपकी। मोरारजी देसाई का जन्म आपकी 29 फरवरी को हुआ है, और 29 फरवरी यानी अपने जन्मदिन पर ये बजट प्रस्तुत करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। इन्होंने 2 बार अपने जन्म दिवस के अवसर पर प्रस्तुत करा था बजट, एक बार 1964 में और एक बार 1968 में। 1964 में भी 29 फरवरी को प्रस्तुत करा था, और 1968 में भी 29 फरवरी को इन्होंने बजट प्रस्तुत करा था। ये वाला 10 बार सबसे। दूसरा सबसे अधिक बार जो है, दूसरा सर्वाधिक बार जो बजट प्रस्तुत करा गया है ना, वो करा है आपकी पी चिदम्बरम ने, जो यूपीए की सरकार में रहा करते थे, और पी चिदम्बरम ने करा है कुल मिलाकर आपकी 9 बार बजट प्रस्तुत करा है इनके द्वारा, 10 बार, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें, ये कुछ आंकड़े हैं जो आप लोगों को याद ही रखने हैं। अगर हम बात करें भारत में आपकी, तो सबसे पहली महिला जो बजट को प्रस्तुत करने वाली थी आपकी, वो थी आपकी इंदिरा गांधी जी। वो कल मैं आप लोगों को बता चुका था, ठीक है। और ये जो है वर्तमान में
निर्मला सीतारमण, है ना, निर्मला सीतारमण, इन्होंने 5वीं बार बजट प्रस्तुत करा है, 5वीं बार, ये बात, 5वीं बार बजट को आपकी प्रस्तुत करा है, ये बात आपकी है ना, 5वीं बार इन्होंने बजट को प्रस्तुत करा है। अब आप लिख लें 2023-24 का जो बजट था, इसमें निर्मला सीतारमण ने जो भाषण दिया है वो दिया कि 87 मिनट का, ये पिछले साल दिया गया था, याद रखना, 87 मिनट का, ठीक है भैया, है ना। इन्होंने सर्वाधिक बार जिस शब्द का प्रयोग करा है ना, सर्वाधिक बार बोलने में जिस शब्द का प्रयोग करा था आपकी, वो था आपकी टैक्स, और टैक्स का प्रयोग उन्होंने 51 बार। उसके बाद विकास शब्द का प्रयोग करा है आपकी 28 बार, और उसके बाद राज्य शब्द का प्रयोग इन्होंने करा है आपकी 27 बार। ये कुछ फैक्टेबल आंकड़े जो आप लोगों को आते हैं। आपकी 87 मिनट का भाषण में सबसे ज्यादा बार ये शब्द बोला, दूसरा सर्वाधिक बार और तीसरा सर्वाधिक बार आपकी ये शब्द बोला। 5वीं बार इन्होंने बजट प्रस्तुत करा। कहाँ प्रस्तुत किया जाता, कैसे होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें आपके हमारे भाई बजट के बारे में, तो इसमें आपकी आप लोगों को एक और याद रखना है कि जो 2023-24 का आपकी बजट होगा, इसमें सरकार ने कहा है कि राजकोषीय घाटा जो होता है ना, राजकोषीय घाटा, वो रहने का अनुमान है, रहने का जो अनुमान है, ये आंकड़ा तो आप जरूर लिख लें। रहने का अनुमान जो राजकोषीय घाटा होगा वो बताया गया है आपकी भाई 5.9% की 2023-24 का। अब जो वर्तमान में अगर देखें तो वर्तमान में है आपकी 6.4%, वर्तमान में राजकोषीय घाटे का। वित्त मंत्री ने कहा है कि 2025-26 में राजकोषीय घाटा जो होगा उसे हम घटाकर 4.5% आपकी रहने का अनुमान लगाया गया है, ये वाला। अब देखो राजकोषीय घाटा होता क्या, चलो मैं ये भी बता के जाता हूँ आप लोगों को। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा बराबर होता है आपकी, इसके बराबर एक सूत्र होता है आपकी, और वो होता है आपकी हमारी भाई बजटीय घाटा। अब आपकी यहाँ पर नया वर्ड आ गया ना, बजटीय घाटा, बजटीय घाटा और प्लस के सरकार का ऋण, सरकार का ऋण, और प्लस के अन्य देयता, ये प्लस के अन्य देयता। देखो मैं आसान शब्दों में बता देता हूँ, बजटीय घाटे का मतलब ये होता है कि मान ले, बजटीय घाटे का मतलब होता है कुल प्राप्ति और माइनस के कुल व्यय, कुल प्राप्ति और कुल व्यय, यानी कि जैसे सरकार ने जितना कमाया और जितना खर्च कर दिया, खर्चा ज्यादा है कमाई कम है, तो उस वाले घाटे को बजटीय घाटा। इस बजटीय घाटे में सरकार का ऋण जोड़ दें और अन्य देयता जोड़ दें, जो अन्य देनदारी होती है, तो क्या निकल कर आता है, राजकोषीय घाटा निकल कर आता है। इस साल राजकोषीय घाटे का अनुमान आपकी कितना लगाया गया, 5.9% आपकी लगाया गया है। देखो मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं, राजकोषीय घाटे का मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते हैं अगर हमारे पास आपकी सरकार का टोटल खर्चा जो है आपकी वो 100 रुपए है, तो इसका मतलब ये होगा कि सरकार जो है 100 रुपए अगर खर्च करेगी, तो इसमें से आपकी 5.9 रुपए उधार लेकर आएगी। ये है वास्तविकता में, इसका मतलब समझ गए ना। यानी कि जैसे अगर सरकार 100 रुपए खर्च करेगी, तो इसमें 5.9 रुपए सरकार उधार लेकर आएगी, तो इसलिए जो बजट होगा वो घाटे में चला जाएगा हमारा, और उस वाले घाटे को क्या कहते हैं, आपकी राजकोषीय घाटा आपकी कह दिया जाता है। तो ये टोटल है आपकी, ये टोटल बजट के बारे में आपकी जानकारी है, सब कुछ मैं आप लोगों को आपके बारे में बता चुका हूँ इसमें, कि बजट में अनुमान कैसे लगाया गया, क्या आपकी हमारी बजट की स्लेब रखी गई, क्या टैक्स स्लेब होगी, किसमें कितना पैसा डाला गया, कौन सी नई योजना आपकी स्टार्ट की गई है, रेलवे, रक्षा मंत्रालय, आपकी टोटल आपकी हमारी जानकारी जो है वो आपकी हमारी ये बताई गई है। तो इस वाले बजट को आप एक बार ध्यान से आपकी पढ़ ले जरूर, सारी जानकारी मैं इसको बता चुका हूँ, वार्षिक वित्तीय विवरण किसके नाम से कैसे वगैरह। तो अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से अगर समझ में आती है, तो कृपया करके क्लास को आपकी हमारी भाई लाइक किया करें, सभी लोग इन चीजों का फायदा उठाएं, ज्यादातर लोगों तक आपकी पहुंचाएं, हमारी क्लास को आपकी शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा आपकी सब्सक्राइब कराने की कोशिश करें। कुछ और भी अगर आप समझना चाहते हो इन चीजों में कि कैसे बजट अगर पारित होता है संसद में, आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप कर सकते हो, और हो सकता है हम उस पर मिलकर कोशिश करेंगे कि बजट को संसद में किस रूप में आपकी पारित किया जाता है और उसमें क्या क्या आपकी प्राथमिकताएं दी जाती है। तो ऐसे ही हम महत्वपूर्ण तथ्यों पर बातें करते रहेंगे। तब तक आपसे आपकी उम्मीद करते हैं आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और अच्छे से अपने स्वास्थ्य का और पढ़ाई का आपकी ध्यान रखिए। आने वाले समय में फिर मुलाकात होगी, तब तक आपसे गुड बाय। आपसे चाहते हैं तो कृपया करके आप बने।